स्वागत है आप सभी का देश नीति के मंच पर। जिस तरीके से लगातार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का विरोध हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल ने भी एक पत्र लिखकर आपत्ति जताई है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जो चेंजेस आए हैं और उसके बाद से देश में इस तरीके से लगातार बुलडोजर की कार्रवाई भी उत्तर प्रदेश में हो रही है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट बलराज सिंह मलिक जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है देश नीति के मंच पर। जी नमस्कार। बढ़िया। सर, पहला सवाल, जिस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का विरोध कर दिया है, जिस तरीके से वहां पर संग्रहालय बनाने का काम किया जा रहा है, वहां के जो बार एसोसिएशन उन्होंने मांग की थी कि एक कैफेटेरिया बनाया जाए, कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, उस तब्दीली जो न्याय की मूर्ति में तब्दीली हुई है उस तब्दीली से तो मैं काफी हद तक सहमत हूँ। मगर कोई भी तब्दीली घर में करनी हो, सुप्रीम कोर्ट में इस तरह का बड़ा महत्वपूर्ण फैसले में कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए बार एसोसिएशन को, और बार एसोसिएशन की बॉडी को उसको कॉन्फिडेंस में लेने की ड्यूटी बनती है। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस या उसमें काम करने वाले जजों की बपोती नहीं है। उसमें काम करने वाले एडवोकेट्स भी पूरे देश भर से जो आते हैं, देश को रिप्रेजेंट करते हैं, वो स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी बात सुननी चाहिए और उसको राय में शामिल करना चाहिए हमेशा। अदरवाइज इस तरह से एक तरफा फैसला करने से राजशाही मानसिकता उजागर होती है। डेमोक्रेसी में इसके लिए कोई जगह नहीं है। डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर और संविधान के आधार पर सबकी भागीदारी सुनिश्चित होना, और जितने स्टेक होल्डर हैं, जो जो उसमें काम करते हैं या जिनका उससे हित अहित जुड़ा हुआ है, उन सब लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। और खास तौर पे एडवोकेट्स और एडवोकेट्स की बॉडी जो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे को, बार एसोसिएशन है जो सुप्रीम कोर्ट की, उसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी को उसमें कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। सुप्रीम ये चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट ने ये गलत काम किया है। लगातार बार एसोसिएशन ने पत्र लिखकर कड़े शब्दों में अपनी आपत्ति जताई है, तो क्या चीफ ये जस्टिस अच्छी जाते जाते जिस तरीके से कह रहे थे कि इतिहास हमें कैसे याद रखेगा, उन तमाम चीजों को वो कर जा रहे हैं? इतिहास तो, जो आदमी ट्रांसपेरेंट होगा, फेयर होगा, जो संवैधानिक मूल्यों की बात करेगा, उस पे जिएगा, उसके अनुसार आचरण करेगा, उसको तो डरने की जरूरत ही नहीं। उसको तो याद अच्छे तरीके से किया जाएगा। जो आदमी सिक्रेसी से या गलत बातों पे या बात बड़ी बड़ी काम छोटे और काम संविधान के अनुरूप नहीं करेंगे या ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं काम करेंगे, लोगों के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने में फेल रहेंगे, और सुप्रीम कोर्ट में मास्टर पोस्टर होने के नाते कुछ इम्पोर्टेंट केसेस और खास तौर पे फंडामेंटल राइट के जमानत के मामले कुछ खास जजों के पास रहना, और देश के इम्पोर्टेंट केस भी कुछ खास जजों के पास रहना, जिनके पास रहने से देश को अंदाजा हो रहा था कि कहीं ना कहीं इस तरह के बेंच प्रो गवर्नमेंट हैं, वो गवर्नमेंट के हक में जाएंगे, वो चाहे उनको लॉजिक कुछ भी क्रिएट करना पड़े। तो ये काम जो किया है उनके वक्त में हुआ है, तो उनको एक अच्छे चीफ जस्टिस के रूप में इस देश में नहीं जाना जाएगा फ्यूचर के अंदर। तो आप मतलब मान रहे हैं कि संविधान के दायरे में रहते हुए तमाम चीजें वहां पर नहीं हो रही हैं? देखो, संविधान के अंदर रहने वाले किसी भी चीफ जस्टिस की सबसे पहली ड्यूटी ये है कि देश के सबसे ज्यादा तो जो इम्पोर्टेंट मामले हैं देश के लोगों के फंडामेंटल राइट के, वो मामले कम से कम वो सबसे पहले वो केस सुने जाने चाहिए, और जिसमें पूरे देश का स्टेक यानी पूरे देश का हित अहित जिसमें शामिल है, वो मुकदमे सबसे पहले सुनने चाहिए। और मुकदमों को, खास तौर पे फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए मुकदमों को या जमानत के मामलों को उन जजों को देना चाहिए जो लिबरल जज हैं, जो लोग जिसका इतिहास लिबरल है, जिसके पुराने फैसले हाई कोर्ट में लिबरल है कि हाँ ये लोगों के फंडामेंटल राइट के पक्ष में जाता हुआ दिखाई देता है, या इस तरह के जज जिसके फैसले सरकार के पक्ष में या प्रेशर में जाते हुए दिखाई दिए, या जिन लोगों ने देश के लोगों के फंडामेंटल राइट की जो सुरक्षा के मुकदमों में कोताही बरती है, उनको तो सुप्रीम कोर्ट में आना भी नहीं चाहिए और उनके सामने इस तरह के केस जाने भी नहीं चाहिए। तो फ्यूचर में हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जज लाने की ड्यूटी, जो कोलिजियम सिस्टम, पहली बात तो ये बंद ही होना चाहिए। दूसरा सिस्टम, इसलिए ये कोलिजियम सिस्टम बरकरार रहा कि पार्लियामेंट ने भी जो कानून पास किया वो बेहुदा कानून था। उसमें सरकार अपनी मर्जी चाहती थी। जैसे सरकार ने इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट के लिए कानून बदल दिया था, जिसमें चीफ जस्टिस का होना उन्होंने अध्यादेश के जरिए कैंसिल करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, और चोरी चकारी से इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त कर दिए। उससे तो अच्छा कोलिजियम है। अगर इसी तरह चोरी चकारी से जज लगाने की मनसा किसी भी सरकार की है, तो उससे अच्छा कोलिजियम है। फिर तो इसका मतलब कम से कम वहां सरकारों का प्रेशर तो नहीं रहेगा कि सरकार की मर्जी से होंगे।
अब इलेक्शन कमीशन का क्या हाल हुआ देश का? अगर इसी तरह के जज भी लग जाते तो थोड़ा बहुत जो काम हो रहा है वो भी बंद हो जाता। जैसे इमरजेंसी में सारे सुप्रीम कोर्ट के जज एक एच के खन्ना को छोड़ के सब लंबे लेट गए थे और देश के लोगों के फंडामेंटल राइट का उन्होंने धराशायी कर दिया था, दफना दिया था। ऐसे लानत है उस समय के सारे सुप्रीम कोर्ट के जजों पे, जो लोग उस वक्त देश के लोगों के फंडामेंटल राइट की सुरक्षा नहीं कर पाए। और उनके लोगों को भी, उनके जानकार लोगों को भी इससे शर्म आती होगी कि हमारे लोग कैसे जज थे। बताने में भी शर्म आती है। फिर मेरा ले, बाप, मेरा दादा कोई जज था। लेकिन सर चीफ जस्टिस तो लगातार ये कहते रहे हैं कि हम तो नागरिकों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, संविधान के हिसाब से यहाँ पर आप आएंगे, आपका फैसला किया जाएगा। हम्म। अरे देश के लोगों की इतनी चिंता हो तो 3-3 4-4 साल से देश के युवा जेल में ना रहें। दो आदमियों की जमानत का नहीं होना, और भी काफी लोग ऐसे जिनका नाम हाईलाइटेड नहीं है। बहुत सारे गरीब गुरबा, गरीब आदमी जेल में पड़े हुए हैं जिनकी पैरवी करने वाले के लोग नहीं हैं। और खास तौर पे उमर खालिद और सरजिल इमाम की जमानत, इन पढ़े लिखे युवाओं की जमानत, अब तक इनके ऊपर वो चार्ज भी फ्रेम नहीं हुए हैं। लानत है ऐसी जुडिशरी को कि बिना चार्ज फ्रेम हुए लोगों के फंडामेंटल राइट और लोगों जेल में हैं। जेल में सिर्फ इसलिए हैं कि मुसलमान समाज से आते हैं। इसका हिसाब कौन देगा? इसलिए मेजोरिटी हिंदुओं की ड्यूटी बनती है सब समाज के खड़े होने के इस बात के लिए। ऐसी कोर्टों का इस देश से को क्या लेना देना है जहां हमारे देश के युवाओं के जमानत नहीं हो रही? अरे भाई, तुम चार्ज फ्रेम नहीं करे, ट्रायल कर देते, उनको दोषी ठहरा के जेल में भेज देते। बिना चार्ज फ्रेम किए, बिना कितने दिनों तक जेल में रखना और बिना कोई ठोस सबूत के, ठोस सबूत होते तो चार्ज फ्रेम हो जाते। तो अरे गहरे नथे नथु प्यारे टाइप के सबूत इकट्ठा करना, प्रेशर होना इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को या उनके अफसरों पर दबाव होना। वो रोज कोर्ट में जाके झूठ बोलते हैं बहुत बार। तो आज करेंगे, वो चार्जशीट फाइल करेंगे, आज करेंगे, आज सप्लीमेंट्री करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और इतने फौज जो है वकीलों की, वो भी एक तरह से फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ खड़े होकर उनको भी बहानेबाजी की वकालत करनी पड़ती है और देश के युवा जेल में है। दो युवाओं का बात, ये दो युवाओं की नहीं है, बात उसकी नहीं है ये दिल्ली के दंगों में शामिल थे कि नहीं थी। बात ये है अगर शामिल थे तो चार्ज फ्रेम होने में इतनी देरी क्यों? और अगर शामिल थे तो इतना ट्रायल होने में देरी क्यों? और जब दोनों काम आप नहीं कर पाए तो इनको जमानत क्यों नहीं? तो ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है जुडिशरी पे, और खासतौर पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद भी और हाई कोर्ट में इतने दिन तक लंबी रखना जमानत के केस को, कौन है ऐसे लोग जज होने के काबिल नहीं है? इनको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। पार्लियामेंट में इनके खिलाफ वो चलना चाहिए मामला, इनको हटाने का, या इनके इस्तीफे की मांग करनी चाहिए। देश के लोगों को और देश के वकीलों को सामने आना चाहिए, फोर फ्रंट पे आना पड़ेगा। वरना हम सब उस दोष में शामिल हो जाएंगे जहां एक भाई, वो किसी भी जाति बिरादरी या रिलीजन का हो, वो जेल में है और हम मुंह पे उंगली लगाए बैठे हैं और तमाशा देख रहे हैं। जुडिशरी में जो तमाशा हो रहा है, कोर्ट में जो तमाशा हो रहा है, ये जो तमाशा हो रहा है ये बहुत ही गलत है। और इतने दिन तक एक केस को पेंडिंग कैसे रह सकता है? एक सुनवाई कैसे रह सकती है? कैसे किसी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज की हिम्मत हो सकती है संविधान को तार तार करने की, लोगों के फंडामेंटल राइट को तार तार करने की? अरे आपको जमानत नहीं देनी तो कैंसिल कर दो। आप बैठ कैसे सकते हैं मुकदमे पे या जमानत के केस में? क्या मैसेज दे रहे हैं आप? देश को क्या बनाने जा रहे हो आप? इतिहास फिर क्या कहेगा आपको? इतिहास खाली जजों को नहीं कहेगा, इतिहास इस वक्त के जीने वाले लोगों को भी कहेगा कि कौन लोग थे जो उस वक्त सांसें ले रहे थे और अपने आप को जिंदा इंसान बता रहे थे देश में जब ये हो रहा था। कौन जवाब देगा इस बात का? कौन लेखक लिखेगा? कौन इतिहासकार लिखेगा? कैसे आप कहोगे हिंदू मुसलमान समान है? कैसे आप कहोगे सबके फंडामेंटल राइट समान है? कैसे कहोगे संवैधानिक अधिकार है? तो ये बहुत गलत हो रहा, बहुत गलत हो रहा। लेकिन लेकिन सर चीफ जस्टिस तो कहते हैं कि मैं फैसले के वक्त भगवान से प्रार्थना करता हूँ, ऊपर से फैसला आ क्या जाता है। इसने बकवास करके इसने तो बेड़ा गर्क ही कर दिया जुडिशरी का। कौन है भगवान का ठेकेदार? भगवान से तार मिलाने वाला आदमी है, नॉनसेंस बातें करता है खाम खा के। मैंने भगवान से पूछा, फलाना पूछा है, दिखाओ ना भगवान को, कौन सा भगवान है, क्या डेफिनेशन उस भगवान की? उसको फैसले में लिखो किस तरह का भगवान आपको मिला, उस भगवान ने आपको क्या कहा। बेहुदी बातें, गुमराह करने वाली बातें, देश को नपुंसक बनाने वाली बातें, देश को ढोंग में डालने वाली बातें हैं ये सब कुछ। और एक जज होने के नाते उनको शर्म आनी चाहिए इस बात। तुम्हारा चीफ जस्टिस देश को गुमराह कर रहे हैं सर। वो देश को क्या गुमराह करे? खुद गुमराह है वो आदमी। देश को क्या गुमराह करेगा? देश तो सब कुछ समझ रहा है।
देश को गुमराह करने की तो कोशिश ही है। आपको संविधान की शपथ लिए, संविधान की नॉलेज होने की वजह से आपको जज बनाया था। कोई भगवान को ढूंढ के फैसले करने के लिए थोड़ा बनाया था। आपने अपनी शपथ का उल्लंघन किया और आपने तो बेड़ा गर्क कर दिया ये सेंटेंस बोल के, और देश को एक ढोंग में डाल दिया। क्या कहेगा ये देश, कैसे आगे बढ़ेगा ये देश कि इस तरह के जज, वो भी चीफ जस्टिस, जिनके फादर भी चीफ जस्टिस रहे इतने लंबे समय तक, और इनके फादर भी लंबे तक चीफ जस्टिस रहे थे। इनके फादर उसमें शामिल थे जिसमें एच के खन्ना, एच आर खन्ना, जो चीफ जस्टिस बनने वाले थे, वो चीफ जस्टिस इसलिए नहीं बना पाए, उन्होंने देश के लोगों के हकों में फैसला दिया कि कहा चाहे इमरजेंसी हो चाहे ना हो, देश के लोगों का जीने का अधिकार कोई नहीं छीन सकता। और 4 जज वो थे जिनमें इनके फादर भी शामिल थे, जिन्होंने कहा था नहीं, इमरजेंसी में कोई राइट टू लाइफ ही नहीं। कहने का मतलब क्या, किसी को पकड़ो, किसी को गोली मारो, किसी को जेल में रखो, घर वालों को पता भी ना चले, इस तरह के। और सबसे लंबे चीफ जस्टिस रहे मेरे ख्याल में 6, 7, 7.5 साल तक इनके फादर रहे। क्या करोगे आप, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जज होने मात्र से कोई बड़ी बात नहीं होती। क्या करोगे इन पदों का। मैं तो कह रहा हूँ वो सारे कानून बंद होने चाहिए देश में, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट या किसी भी जजों को रिटायरमेंट के बाद नौकरी देने का आश्वासन देते हैं या प्रोविजन है। और इनको किसी को भी इवन आर्बिट्रेशन के केस भी नहीं मिलने चाहिए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या कोई भी जज रिटायर हो। ये एक गोरख धंधा हो गया देश के अंदर। और ये लोग शिक्षा में और न्याय में लोगों को जागरूक करने के बजाय रोजी रोटी का धंधा खत्म ही नहीं हो रहा इनका मरते दम तक। सर, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी घटना हुई, सांप्रदायिक हिंसा हुई, सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा, बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगी, लेकिन उसके बाद जो नए नए वीडियो सामने आ रहे हैं, साफ तौर पर उसमें पुलिस के लोग भी शामिल हैं। तो कैसे देख रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर एक बार कहते हैं कि दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन उनकी पुलिस इस ही दे, शामिल है उसमें। इस देश की पुलिस अभी अंग्रेजों की पुलिस की तरह काम कर रही है। और इस देश में जो पॉलिटिशियन है वो अपने आप को उसी तरह से शासक समझते हैं। वो किंग ऑफ ब्रिटेन की तरह से अपनी मानसिकता मानसिकता अभी दूषित है। मानसिकता लोकतांत्रिक नहीं हुई है, मानसिकता बड़ी दूषित है, राजशाही की मानसिकता है। इसी वजह से पुलिस का दुरुपयोग हो रहा है। इस देश की पुलिस को डेमोक्रेटिक पुलिस बनाने के लिए बहुत सुधार की जरूरत है। अभी ये पुलिस राजाओं के लठैत की तरह है और इनका मिसयूज हो रहा है। पुलिस वालों का दोष नहीं, सिस्टम ऐसा है कि पुलिस वाले जो नेताओं के जी हजूरी करेंगे वो अच्छी पोस्टिंग पाएंगे, तरक्की पाएंगे। जो उनकी जी हजूरी नहीं करेंगे वो सस्पेंड हो जाएंगे, हटाए जाएंगे। तो ऐसे माहौल में कौन जी हजूरी नहीं करेगा। तो इन लोगों का कसूर नहीं है। देश में बहुत न्यायिक सुधार की जरूरत है, पुलिस सुधार की जरूरत है और इलेक्शन सुधार की जरूरत है। चाकी यारे गहरे नत्थु प्यारे रेपिस्ट और जिन पे मुकदमे हैं, बाहुबली पैसे वाले, इस तरह के लोग पार्लियामेंट विधानसभा में ना जा पाए। ये सुधार की जरूरत है, सिस्टम में सुधार की जरूरत है। लेकिन सर, 2 राज्यों में चुनाव हो रहा है। झारखंड में अगर आप देखेंगे तो लगातार भाजपा के नेता सांप्रदायिक भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। लोग मांग भी अरे कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। चुनाव आयोग को तो छोड़िए, चुनाव आयोग तो इन्होंने बिठा ही रखा है। पिंजरे का तोता है, मदारी का बंदर है। कहाँ चुनाव आयोग है, देश ढूंढ रहा है कहाँ चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग को जेड प्लस प्लस की श्रेणी की सुरक्षा में, ताकि कोई देश उसको जुत्ते भी ना मार सके। कई लोगों के अंदर इतना क्रोध है कि ऐसा नपुंसक चुनाव आयोग इस देश में है और चुनाव आयुक्त इस तरह के लोग आ गए हैं, इस तरह के लोगों की भर्ती हो गई है। तो इसलिए चुनाव आयोग तो कुछ नहीं है। मुझे तो शर्म आ रही है इस देश की जुडिशरी पे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे। वो क्या कर रहे हैं उनको दिखाई नहीं देता कि भाई चुनाव आयोग काम नहीं कर रहा, तुम ही कुछ रीढ़ की हड्डी दिखा दो। जजों में हिम्मत ही नहीं। हाई कोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट में आने के इंतजार में है, हाई कोर्ट का जज हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने के लिए लालायित है, सुप्रीम कोर्ट का जज चीफ जस्टिस बनने के लिए लालायित है, या रिटायरमेंट के बाद नौकरी के लिए लालायत है, या अपने बच्चों को जज या उनको पैनल पे लाने के लिए लालायत हैं। ये लोग देश की जिम्मेदारी नहीं निभा पाएंगे, ऐसे कमजोर लोग। और वही सिचुएशन हो रही है। इसी वजह से नेता जो मर्जी आए बकवास कर रहे हैं। ना इलेक्शन कमीशन कुछ कर पा रहा और ना जुडिशरी कुछ कर पा रही। राम भरोसे जो कह रहे हैं ना, एक कहावत है राम भरोसे, मैं उस राम की बात नहीं कर रहा जो इनका राम है। यानी सो कॉल्ड जो लोग, मैं उसमें भी मेरा तो ज्यादा वो नहीं है। देर इज नो सच गॉड जो कि वही चलाता है दुनिया को, सारा कुछ वही कर रहा है। तो फिर हम तो आराम से सो जाए। फिर काहे को शिकायत कर रहे हैं चीफ जस्टिस से या किसी पॉलिटिशियन से। अगर कोई अल्लाह खुदा राम इस तरह कर ही रहा है तो अपने चादर तानो और सो जाओ घर पे। क्या जरूरत है। मेरा ऐसे किसी गॉड और किसी अल्लाह में विश्वास नहीं है कि जो कुछ करता वही करता और हम चुपचाप आंख मीच के बैठे हैं। अगर आंख मीच के बैठे तो फिर चादर तान के सो जाओ, करने दो जिसको जो कर रहा है। फिर लेकिन निराश सर क्यों होते हो। लेकिन सर, मुख्य चुनाव आयुक्त जो है राजीव कुमार, वो तो कहते हैं कि हम तो निष्पक्ष हैं, सबके लिए समान काम कर रहे हैं, उनकी भी कार्रवाई करते हैं, उन पर भी कार्रवाई करते हैं।
हाँ, वो इसीलिए तो बोल रहा है, उसको पता जुडिशरी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक दो जज ही रीढ़ की हड्डी वाले जज होते हैं, उसको पकड़ के कटघरे में खड़ा करते, पता चल जाता वो क्या क्या बदमाशी कर रहा है, क्या क्या गलत कर रहा है, क्या क्या समय पे कार्रवाई नहीं कर रहा। तब उसको ये बयान देने की हिम्मत नहीं होती। उसको पता है कि ऊपर भी मेरे को प्रोटेक्ट करने वाले हैं, सामने भी जहां लोग मुकदमा लेके जाएंगे वहां भी मेरा कुछ बिगड़ नहीं सकता, इसलिए इस तरह के बेहुदा बकवास बयान दे रहा हूं। सर एक आखिरी सवाल करेंगे, जिस तरीके से ज्ञान वापी मामले में वहां की कोर्ट का जो स्पेशल कोर्ट है उसका फैसला आया है, जो हिंदू पक्ष था उसको झटका लगा है, सर्वे पर रोक लगाई है, इसको कैसे देख रहे हैं? आपकी लगातार ये मामला उलझाया जा रहा था। देखो आप इसमें तो ये मत कहा करो हिंदुओं को, हिंदू पक्ष नहीं है, वर्णवादी पक्ष ही है, इसमें हिंदू शामिल नहीं है। हिंदुओं को ऐसा कोई मंदिर नहीं चाहिए जो दूसरे को तोड़ के बनाया जाए या दूसरे पे। हम तो उस कानून को फॉलो करने, जब देश में आजाद हुआ कानून बन गया, जो जगह जैसी है उसको वैसी रहने दो, इस पे झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं। अब कोई कहे तेरे दादा ने ये कर दिया, मेरे दादा ने ये कर दिया, थे तो सारे हमारे बुजुर्ग। उन बुजुर्गों ने जब जो किया, किसी ने गलत किया, किस हालात में किया, क्यों किया, किसी ने किया। इस देश में तो ये उदाहरण है कि यहाँ तो खुद लोगों को, बाहर के आक्रमणकारी लोगों को बुलावा देते थे यहीं के षड्यंत्रकारी लोग। आज वो देश भगत और राष्ट्र विरोधी बने, राष्ट्रवादी बने हुए लोग हैं। क्या करें? इस तरह के लोग जो इस देश के विभाजन में शामिल रहे हों, जिस मानसिकता के लोग, वही मानसिकता अगर अपने आप को राष्ट्र भगत और राष्ट्रवादी कहे तो कौन इसका जवाब देगा, और क्या देने की जरूरत है? तो हिंदू पक्ष कमजोर नहीं हुआ, वर्णवादी पक्ष कमजोर हुआ। हिंदू मेजोरिटी कोई किसी के मंदिर को या जबरदस्ती किसी गलत जगह पे बनाने के पक्ष में नहीं, कि उसे फुटपाथ पे रास्ते रोक के मंदिर बनाने की जो पक्ष में नहीं, मस्जिदों को तोड़ के मंदिर बनाने के पक्ष में नहीं। ये वर्णवादी लोग हैं, बहुत थोड़ी सी मानसिकता के लोग हैं, जिनका सो कॉल्ड जो हिंदुत्व के ठेकेदार उस पर कब्जा रखाए जाना चाहते, ये जिनका ये धंधा है, ये उन्हीं लोगों का मामला है, हिंदुओं का ये मामला नहीं है। और हिंदुओं के प्रति मुसलमान समाज को भी जागरूक होना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि मेजोरिटी किसी भी गलत काम के पक्ष में नहीं है, किसी भाई के साथ भी अन्याय के पक्ष में नहीं है, और इस तरह के ढकोसले बार बार भूतकाल को या गड्ढे मुर्दों को उखाड़ने के पक्ष में कोई हिंदू नहीं है देश का। चंद लोगों को जिनकी पॉलिटिक्स इस पे चलती है, चंद लोग जिनका धंधा इस आधार पे चलता है, उनको छोड़ के। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें समय दिया, हमसे बातचीत करी। फिर किसी मुद्दे पर हम आपसे बातचीत जरूर करेंगे। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें।